नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या है? जैसे किसी भी पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो उसकी डेफिनेशन ये होती है कि एक यूनिट मास को, यूनिट मतलब समझ जाना कि 1 किलोग्राम मास है, एक यूनिट मास को इनफाइनाइट से, जहां पे शुरुआत में कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता, वहां से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जिस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है, उस पॉइंट तक उस 1 किलोग्राम मास को यानी कि यूनिट मास को लाने में हमें जितना भी वर्क करना पड़ता है एक्सटर्नली, वो वर्क की क्या होता है, उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर होता है। क्या है डेफिनेशन? जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी जगह पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक एक यूनिट मास को यानी कि 1 किलोग्राम मास को ला के रखने में जितना भी एक्सटर्नल वर्क हमको करना पड़ता है, उस वर्क को ही हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसके लिए दो फॉर्मूले हैं जो आप याद रखो। जैसे मान लो कि किसी जगह पे कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये मान लो कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड में एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई से इसको मैंने डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और इसके अंदर आप किसी भी मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हो। मान लो m मास है, उसको एक पॉइंट a से b तक मूव कर रहे हो, तो इसके लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसके ऊपर, उसके अपोजिट अगर आप इसको a से b तक लेके जाओगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, WAB बोल देते हैं इसको। अब ये जो वर्क हमने किया है, अगर मैं इसको इस मास से डिवाइड कर दूं, WAB को डिवाइड कर दूं इस मास से जिसको मैं मूव कर रहा हूं, तो ये बन गया वर्क डन पर यूनिट मास। जैसे मैंने 5 किलोग्राम को मास को यहां से यहां तक मूव किया, सपोज करो मुझे 20 जूल वर्क करना पड़ा, तो यूनिट मास के लिए यानी कि 1 किलोग्राम मास के लिए वर्क कितना हुआ, तो 20/5 करके सॉल्व कर लोगे। यूनिट मास का मतलब 1 किलोग्राम मास के लिए किया गया वर्क। तो टोटल वर्क को अगर हम मास से डिवाइड कर दें जिसको हम मूव कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर आएगा, ये इन दोनों पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा। मतलब इसको लिखेंगे VB माइनस VA। एक फॉर्मूला तो ये हम याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी मास m को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप लेके जाते हो, तो आपको एक्सटर्नली कुछ वर्क करना पड़ता है। उस वर्क को अगर आप उस मास से डिवाइड कर दोगे जिसको आप मूव कर रहे हो, तो वो बराबर होगा हमेशा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के डिफरेंस के। हमेशा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल पहले लिखेंगे माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और जैसे मैंने एक पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी, वो भी आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। कैसे? मान लो कि ये जो ए पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है जहां से हम मास को लेके आ रहे थे, ये इनफाइनाइट पे है। सपोज करो लेट पॉइंट ए कहां पे है, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सब जीरो हो जाते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सब जीरो मानते हैं। तो इनफाइनाइट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो क्या माना जाएगा, जीरो। तो अगर मैं ए को इनफाइनाइट पे कंसिडर कर रहा हूं पॉइंट को, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी फॉर्मूले को मैं कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, ए की जगह इनफाइनाइट लिख दो, तो W इनफाइनाइट B अपॉन M इक्वल टू VB माइनस V इनफाइनाइट। V इनफाइनाइट जीरो बन गया, तो VB मतलब B पॉइंट का पोटेंशियल आ गया W इनफाइनाइट B अपॉन M। और ये इसकी डेफिनेशन होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, कि किसी भी मास को अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी बी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय मास यानी कि वर्क डन पर यूनिट मास, ये उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर होता है। तो ये दो फॉर्मूले अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको हम याद रखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट मास आपको दे रखा है, पॉइंट मास मतलब जैसे ये कोई मास है एक पॉइंट पे रखा हुआ है और इससे r दूरी पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है, तो ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा। आप इसको अच्छे से याद रखना। कोई भी पॉइंट मास हो उससे r दूरी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -gm/r। ये हम याद रखेंगे। कोई भी मास m है उससे r दूरी पे, पॉइंट मास m है उससे r दूरी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, -gm/r के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। माइनस सिंबल क्यों आया, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है और इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है या जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनती है वो हमेशा नेगेटिव बनती है, इसलिए यहाँ पे माइनस सिंबल आएगा। याद रखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन ये हमेशा नेगेटिव होगा। याद रखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, V यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये,
स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, बस इसका मैग्नीट्यूड होगा और सिंबल हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर आपको किसी भी सिस्टम में बहुत सारे मास दे रखे हो m1 m2 m3 ऐसे, और पूछे कि इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ, तो आपको सिंपली यही फॉर्मूला यूज करना है। अलग अलग मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड कर लो पहले, जैसे माइनस जी m1/r1, फिर माइनस जी m2/r2, माइनस जी m3/r3, इस तरीके से अलग अलग मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करेंगे। सब नेगेटिव में आएगा, ध्यान रखना, फिर सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। तो ये तरीका आपको काम में लेना है, ठीक है। इसके अलावा इससे पहले जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी और ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इनमें एक रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे वो भी हम यूज करेंगे। आई यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है माइनस dv/dr के। dv/dr को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब भी कोई चीज डिस्टेंस के साथ चेंज होते हैं ना, तो उसके लिए ग्रेडियंट वर्ड यूज होता है। तो dv/dr का मतलब क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मतलब जैसे कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है तो उसके लिए या तो वो टाइम के साथ चेंज हो रही होती है या फिर वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही होती है, मान लो। तो अगर कोई भी चीज डिस्टेंस के साथ चेंज होती है तो उसके लिए ग्रेडियंट वर्ड यूज होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस जितना भी होगा किसी भी जगह पे, वही क्या होगा, उस जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। और माइनस का सिंबल क्या बता रहा है यहाँ पे, माइनस का सिंबल ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम होता जाएगा, उसी डायरेक्शन में आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कंसिडर करनी है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम होता जाएगा, जैसे एक जगह पे है मान लो 10, एक जगह पे है 8, एक जगह पे है 6, तो इस डायरेक्शन में कम हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है, उसी डायरेक्शन में आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कंसिडर करनी है, ठीक है, सिंपल एकदम, ठीक है। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कोई कोई जगह पे ये फॉर्मूला भी काम आएगा। इसके अलावा एक चीज और याद रखो, जैसे आप इस फॉर्मूले के अंदर देख रहे हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है माइनस gm/r, यानी कि कोई भी मास से उससे r दूरी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, माइनस gm/r होगा। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ेगी, r की वैल्यू बढ़ने से ये वाला जो नेगेटिव जो वैल्यू है ये कम होती जाएगी, नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब जैसे अभी इसके पास में ये वैल्यू आ रही है -10, थोड़ा दूर जाएंगे तो r की वैल्यू बढ़ने से r बढ़ गया ना, इस वजह से मान लो ये आ रहा -5, और दूर चले गए तो ये आ रहा -3। तो नेगेटिव में वैल्यू कम होने का मतलब है वैल्यू बढ़ रही है। तो जितना आप किसी भी मास से दूर होते जाओगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। नेगेटिव में कम होने का मतलब क्या है, वैल्यू बढ़ना। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ये इनफाइनाइट पे चले जाओगे ना इस मास से, तो इनफाइनाइट पे चले जाओगे तो r की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करो तो आंसर आएगा 0। यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। कब, जब आप मास से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओगे। उसके अलावा ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। आया समझ में ये भी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये अपने सबसे ज्यादा यूज होगा। बाकी ये 2 फॉर्मूले हैं, इनको हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और कभी कभार अगर दोनों में रिलेशन बताना हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल में, तो ये रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर आपको कोई भी सॉलिड स्फीयर दे रखा है या होलो स्फीयर दे रखा है, तो इसके आसपास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होंगी, तो ये फॉर्मूले आप सीधे याद रखोगे। मान लो कि ये सॉलिड स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, इसके रेडियस मान लो केप्लर। इसके बाहर अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करोगे किसी स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होगा -gm/r। सरफेस वाले पॉइंट के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, v एट द सरफेस, ये होगा -gm/केप्लर। और इनसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला याद रखना है, इनसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगेगा vn इक्वल टू -gm/2r इनटू 3 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अगर सेंटर पे पूछे तो कि सेंटर O के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, तो सेंटर के लिए क्या करेंगे, R की वैल्यू 0 ले लेंगे, क्योंकि अगर ये पॉइंट यहाँ के बजाय सेंटर पे होता तो R की वैल्यू 0 हो जाती। तो आंसर आता -3/2, क्योंकि ये 3 बचेगा, ये बाहर आ जाएगा, तो -3/2 gm/r, ये अपना आंसर होगा। अब इसको एक ग्राफ के थ्रू समझ लो कैसे चेंज हो रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ में। सेंटर के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना, -3/2 gm/r। मान लो ये वाला पॉइंट है -3/2 gm/r। फिर सेंटर से सरफेस की तरफ जाओगे तो जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी, r की वैल्यू बढ़ेगी, तो देखो 3 में से ये माइनस हो रही है वैल्यू, तो आंसर छोटा होता जाएगा। यानी कि ये ग्राफ
ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, ऐसे नीचे जाता जाएगा। फिर आप मान लो सरफेस पे आ गए, तो सरफेस के ऊपर वैल्यू हो गई माइनस जी एम बाई आर। तो ये मान लो सरफेस पे आ गए, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो चुकी है, और ये आएगा माइनस जी एम अपॉन आर के बराबर पॉइंट। फिर सरफेस से अगर बाहर जाओगे तो जो v की वैल्यू है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कम होती जाएगी। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ग्राफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ग्राफ भी कई बार ऑप्शन देके पूछ लेते हैं, तो ये ग्राफ भी हमको पता होनी चाहिए। तो ये सॉलिड स्फेयर के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ में ग्राफ है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ग्राफ बनाना हो होलो स्फेयर के लिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस तरीके से चेंज हो रहा है, देखो मान लो कि ये r रेडियस का कोई होलो स्फेयर है, इसके बाहर अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना हो आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो ये फॉर्मूला होगा माइनस जी एम बाई आर, और सरफेस के लिए क्या होगा, वी एट द सरफेस होगा माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। तो ये दो फॉर्मूले सरफेस के लिए और सरफेस के बाहर, ये दोनों के लिए सेम होते हैं, सॉलिड स्फेयर के लिए भी और होलो स्फेयर के लिए भी। ये तो आप याद ही रखो। बस इनसाइड पॉइंट के लिए वैल्यूज बदलती है। इनसाइड पॉइंट के लिए जैसे यहाँ पे फॉर्मूला ये बन गया था, यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर होलो स्फेयर है तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, वो याद रखना है। इसके अंदर सेंटर से किसी भी r दूरी पे अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करोगे तो ये उतना ही आएगा जितना इसकी सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, यानी कि माइनस जी एम बाई कैपिटल आर के बराबर आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। किसी भी होलो स्फेयर के अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, चाहे आप सेंटर पे देखो या सेंटर से किसी दूरी के ऊपर, अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये उतना ही होता है जितना सरफेस के ऊपर होगा। तो फॉर्मूला लगेगा माइनस जी एम बाई आर। अब इसको भी मैं ग्राफ के थ्रू बताता हूं कि किस तरीके से v की वैल्यू चेंज हो रही है r के साथ में। आप देख लो कि अंदर सेंटर से लेके सरफेस तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और माइनस जी एम बाई आर के बराबर होगा। तो मान लो ये माइनस जी एम बाई आर वाला पॉइंट है, तो ये कांस्टेंट चलेगा ग्राफ। कहां तक, जब तक आप सरफेस पे नहीं आ जाते, और सरफेस के बाहर निकलने के बाद में तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, आया समझ में। तो ये ग्राफ बनेगा। तो ये दोनों ग्राफ भी आपको याद होने चाहिए, ये भी अच्छे से आप याद कर लेना। देख लो इसमें कोई डाउट है तो, आसान है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर माइनस 5.4 इंटू 10⁷ जूल पर किलोग्राम एंड 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। टेक द रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। ये बोल रहे कि अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट के ऊपर, एच की वैल्यू बतानी है, कितनी हाइट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है या जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उनकी वैल्यू इतनी इतनी हो जाएंगी। यानी कि एक तो दे रखी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू जो कि है माइनस 5.4 इंटू 10⁷ जूल पर किलोग्राम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इसी पॉइंट के ऊपर, इसको मैं जी डैश लिख देता हूँ, जी डैश आपको बता रखा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सरफेस पे जी की वैल्यू अलग होती है, हाइट के ऊपर अलग होती है, तो ये जी डैश है अपना, ठीक है, ये आपको बता रखा है। तो ये एच पूछा जा रहा है। तो अगर मैं अर्थ के सेंटर से ये दूरी देखूं तो सेंटर से ये दूरी कितनी मानी जाएगी, जिसको हम स्मॉल आर बोलते हैं, वैसे स्मॉल आर योगी आर प्लस एच के बराबर है ना। ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर प्लस एच के बराबर है, ठीक है। अब जो भी फॉर्मूले होता है ना उनमें हम डिस्टेंस हमेशा, यानी कि जो डिस्टेंस होती है पॉइंट की, वो हमेशा बॉडी के सेंटर से ही लेते हैं, इसलिए मैंने ये डिस्टेंस बताई कि इसको हम आर लिखेंगे। पहले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला बता दो, क्या होता है, v इक्वल टू बोलो माइनस जी एम बाई आर, है ना। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी हाइट h के ऊपर या अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर, तो ये होगा स्मॉल जी, जी डैश बोल रहा हूं इसको, ये होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को भी क्वेश्चन में गिवन है, इनको दे रखा है, तो आपको स्मॉल आर ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम h की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्मॉल आर कैलकुलेट करने के लिए एक काम करते हैं, ये दोनों फॉर्मूले हमको समझ में आ गए, तो हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशंस को। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करूं तो ये बनेगा v अपॉन जी डैश इक्वल टू ये एक आर, मतलब जी एम अपॉन आर तो कैंसिल हो जाएगा और एक आर ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का ये आर आएगा। अब वैल्यूज पुट करो, देखो v की वैल्यू है माइनस 5.4 इंटू 10⁷ और g की वैल्यू दे रखी है 6 और ये है इक्वल टू माइनस आर। तो बताओ यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप r सॉल्व करोगे ना यहाँ पे
तो इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 0.9 इंटू 10⁻⁷। ये मीटर में वैल्यू निकल के आएगी पहले, तो ये आएगा 9000 इंटू 10⁻³ मीटर, जिसको आप 9000 किलोमीटर भी बोल सकते हो। किलोमीटर में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आंसर आपको किलोमीटर में दे रखे हैं। तो आर की वैल्यू 9000 किलोमीटर आ गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो आपको तो एच बताना है सिर्फ, तो एच क्या होगा अपना आर माइनस कैपिटल आर। आर मतलब स्मॉल आर कितना है 9000, ये हमने अभी कैलकुलेट किया है। इसमें से कैपिटल आर माइनस कर दो, कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, ये तो याद भी रखनी है 6400 किलोमीटर, माइनस कर दो। ये आंसर क्या आएगा 2600 किलोमीटर, ये अपना आंसर होगा। तो अर्थ की सरफेस से ये 2600 किलोमीटर इतनी हाइट के ऊपर v की वैल्यू और g की वैल्यू इतनी इतनी रहेगी। ठीक है, आया समझ में ये? देखो अगला क्वेश्चन देखो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 किलोग्राम आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर एंड सो ऑन रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन। द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट ओरिजिन विल बी। ये बोल रहा है कि कुछ मासेज हैं और उनको हमने ऐसे ओरिजिन से किसी डिस्टेंस के ऊपर एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। कौन कौन से मास हैं? तो हर एक मास यहाँ पे दे रखा है 2 किलोग्राम। पहला जो मास रखा है ये तो ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया, वो 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। ये 1 मीटर डिस्टेंस मान लो, यहाँ पे पहला मास हमने रखा है, मास कितना है 2 किलोग्राम। ठीक है, दूसरा हमने 2 मीटर डिस्टेंस पे रखा है, यहाँ पे ये भी कितना है 2 किलोग्राम। फिर ये 3 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ नहीं रखा। फिर 4 मीटर पे रखा है, यहाँ पे रखा है एम मास। ठीक है, हर एक मास यहाँ पे 2 किलोग्राम का है। ठीक है, और ये है 4 मीटर वाला पॉइंट। फिर अगला जो मास है वो आएगा 8 मीटर के ऊपर। कहाँ पे आएगा 8 मीटर पे, और ऐसे चलते जा रहे हैं आगे तक, इनफाइनाइट तक ये सीरीज चलती जा रही है। ठीक है, आपको ओरिजिन के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। कहाँ पे बताना है? ओरिजिन के ऊपर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब भी किसी पॉइंट मास की वजह से कैलकुलेट किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है -gm/r। तो पहले मास की वजह से अगर मैं कैलकुलेट करूं कि ओरिजिन के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा तो फॉर्मूला होगा -gm/r। आर की वैल्यू कितनी लेनी है 1 मीटर। ठीक है, फिर दूसरे मास की वजह से कैलकुलेट करूं तो इसके लिए फॉर्मूला होगा -gm/ ये दूरी कितनी है 2 मीटर, तो 2 आर की वैल्यू 2 पुट करनी है। आर मतलब पॉइंट की उस मास से डिस्टेंस, जैसे ये पॉइंट यहाँ मास यहाँ पे रखा है तो पॉइंट इससे 2 मीटर दूर हो गया। तीसरे मास के लिए क्या टर्म यूज करोगे -gm/ और डिस्टेंस कितनी लेनी है 4 मीटर, तो -gm/4। ये मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यूज माइनस में आती है, वैसे मैं ऐड ही कर रहा हूँ लेकिन ये वैल्यूज माइनस में, इसलिए माइनस का सिंबल आएगा सब में। ऐसे अगली टर्म आएगी -gm/, दूरी कितनी है 8 मीटर, और ऐसे चलता ही जाएगा ये आगे। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उसको अलग कर लेते हैं, -gm ये कॉमन ले लो, तो इसमें तो बचेगा 1, इसमें आएगा प्लस का 1/2, ये आएगा 1/4, ये आएगा 1/8 एंड सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो एक इनफाइनाइट जीपी बन गई। इनफाइनाइट जीपी है मतलब इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी, और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि पहली टर्म 1 है, दूसरी वाली टर्म कब आएगी जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1/2, इसको वापस 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1/4 आ जाएगा, इसको वापस 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो आ रहा है जिससे ये चीजें मल्टीप्लाई होती जा रही है वो है 1/2। तो इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, अब वो फॉर्मूला आपको याद रखना है -gm। अब इसका फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। r का मतलब होता है कॉमन रेशियो, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1 - r। r मतलब कॉमन रेशियो, कितने से मल्टीप्लाई होती जा रही है टर्म्स 1/2 से, तो ये 1/2 आएगा। ये आएगा नीचे 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा यानी क्या आएगा माइनस का 2gm। क्या आएगा 2gm। अब m की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि मास कितना है 2 किलोग्राम, हर एक मास 2 किलोग्राम है, तो m की वैल्यू 2 किलोग्राम यहाँ पुट कर दो, ये आएगा -2 पुट करोगे तो -4g, ये अपना आंसर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा ओरिजिन पे -4g के बराबर होगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये आप याद रखो, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है ए का मतलब फर्स्ट टर्म और आर का मतलब क्या है कॉमन रेशियो, तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए मास डिस्ट्रीब्यूशन इज E इक्वल टू k अपॉन एक्स क्यूब इन द x डायरेक्शन, k इज ए कांस्टेंट, टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी जीरो एट इन्फिनिटी। अगर ये नहीं बोलता तो भी हम रेफरेंस के लिए इन्फिनिटी पे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस के लिए जीरो मानते हैं। इट्स वैल्यू एट डिस्टेंस x इज, तो x डिस्टेंस के ऊपर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। तो E मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको दे रखी है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो इनमें रिलेशन क्या होता है? तो वैसे नॉर्मली हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को I के सिंबल से डिनोट करते हैं, तो I बराबर होता है माइनस dv बाई डी आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, I इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता करना है, तो dv इक्वल टू लिख लो पहले, तो यह आएगा माइनस I डॉट डी आर, ऐसा लिखेंगे इसको। अब अगर आपको I की वैल्यू R के टर्म्स में गिवन हो तो ये dr रहेगा यहाँ पे, लेकिन अगर I की वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अगर x के टर्म्स में गिवन है, x y z r कोई भी टर्म में हो सकता है ये डेटा, तो आपको dr की जगह फिर dx dy dz इस तरीके से लिखना है, आप ये याद रखना। जैसे यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या दे रखी है, k अपॉन एक्स क्यूब दे रखी है, तो मैं dr को dx लिखूंगा। अगर ये मुझे दे रखा होता k अपॉन आर क्यूब, तो मैं k अपॉन आर क्यूब इंटू डी आर लिखता। अगर ये मुझे दे रखा होता k अपॉन वाई क्यूब, तो मैं इसको k अपॉन वाई क्यूब इंटू डी वाई, है ना, ऐसे लिखता, मतलब वो सेम टर्म आएगी। ठीक, अब v फाइंड करना है आपको, तो dv आ गया इससे, तो है ना। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो dv इससे क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। तो दोनों साइड में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। dv का इंटीग्रेशन क्या बन गया, v माइनस और k ये बाहर निकाल लो, 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसको x की पावर माइनस 3 लिख सकते हो, और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, क्या आएगा सॉल्व करोगे तो v इक्वल टू आएगा अपने पास में, ये नीचे माइनस 2 बनेगा जो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी कि k बाई 2 और इंटू एक्स की पावर माइनस 2, एक्स की पावर माइनस 2 मतलब एक्स स्क्वायर नीचे लिख दो, ये x की पावर माइनस 2 आएगा जिसको हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, तो ये लिख दिया। अब बस वैल्यू पुट कर दो, जैसे वैल्यू क्या पुट करनी है, तो यही आंसर बताना था, k अपॉन 2x स्क्वायर, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा यही फाइंड करना था, ये डायरेक्ट ही आंसर आ गया, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर x की वैल्यू गिवन होती कि इस पॉइंट पे बताओ, तो x की वो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देते, और अगर x की वैल्यू गिवन नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देंगे आंसर, यही आपका आंसर है। आया समझ में, क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फील्ड इन ए रीजन इज I इक्वल टू माइनस 20 आई के प्लस जे के न्यूटन पर किलोग्राम, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट 1,1, कंसिडर जीरो पोटेंशियल एट ओरिजिन। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको दे रखी है माइनस 20 आई के प्लस जे के न्यूटन पर किलोग्राम, ये इसकी ऐसा यूनिट है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में गिवन है। ठीक है जी, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा जा रहा है और पॉइंट की लोकेशन भी बता रखी है, जहां पे ये पूछ रहा है 1,1, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको उसका दिया हुआ है, तो एक्स और वाई के अंदर कुछ फंक्शन बनना चाहिए, मतलब ताकि उसमें वैल्यू पुट करके हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाए। अब आई इक्वल टू क्या होता है, रिलेशन आपको याद है, माइनस dv बाई डी आर होता है। हमें क्या पूछ रहा है ये, हमें v की वैल्यू पूछ रहा है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो dv इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले तो माइनस आई डॉट डी आर लिखेंगे। आई मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और ये वेक्टर फॉर्म में है, तो मैं एक वेक्टर सिंबल इसके ऊपर लगा देता हूँ, तो ये वेक्टर फॉर्म में होता है फॉर्मूला, dv इक्वल टू माइनस आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 20, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कर देता हूँ 20 आई के प्लस जे के डॉट डी आर। अच्छा, डी आर की वैल्यू भी आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, अब क्योंकि ये एक्स और वाई का फंक्शन है, क्योंकि आई केप जे केप दे दिया ना, तो डी आर को आपको लिखना पड़ेगा डी एक्स आई केप प्लस डी वाई जे केप, ऐसे लिखना पड़ता है। जब भी एक्स वाई जेड का फंक्शन दे रखा हो तो डी आर को हमको डी एक्स आई केप प्लस डी वाई जे केप प्लस डी जेड के केप ऐसे लिखना पड़ता है। अब क्योंकि ये एक्स और वाई की बात कर रहा है इसलिए मैंने डी जेड के केप लिखा नहीं है इसमें, तो ये डीवी की वैल्यू आ गई। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहीं पे क्या आ जाएगा, आई देखो आई केप को आई केप से, जे केप को जे केप से डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किया जाता है, बाकी आई डॉट जे और जे डॉट आई ये सब जीरो होते हैं, इसलिए सीधा आएगा 20 आई केप को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिर्फ डी एक्स बचेगा यहाँ तो, और जे केप को इससे करोगे तो प्लस डी वाई बचेगा। ये 20 तो कॉमन ले लिया मैंने,
आई कैप को इससे मल्टीप्लाई करो तो dx आ जाएगा, आई डॉट आई 1 बन गया, और जे कैप को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिर्फ dy आएगा, जे डॉट जे 1 बन गया। इतनी बात क्लियर है क्या, ये समझ में आया? तो v फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड में, dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा इधर इक्वल टू 20। अब देखो dx का जो इंटीग्रेशन है वो x हो जाएगा और dy का इंटीग्रेशन y, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y। अब एट पॉइंट कौन सा है 1,1, तो x और y की वैल्यू 1 और 1 पुट कर दो तो ये आएगा 1 + 1, यानी कि कितना आया 40 जूल पर किलोग्राम में आंसर आएगा ये। तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बोलो आया क्या समझ में? कई बार v दे रखा होता है x y z के टर्म्स में, तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो i मिलेगा और इंटीग्रेशन करेंगे तो v मिलेगा।